हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल है आप लोगों के? कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह? तो शाम को जो कल लाइव क्लास आई थी आपके बहुपद की, वो कैसा रहा वीडियो वगैरह आपके? बढ़िया तैयार हुआ कि नहीं हुआ एमसीक्यू वगैरह? तो थ्योरी तो आप लोगों ने आपने पढ़ ली थी वन शॉट के अंदर, और कल हमने शाम को जो क्लास ली थी उसके अंदर एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स को भी कर लिया है। और आज हम लोग आपके बहुपद का फाइनल लेक्चर आपके सामने लेकर हुए हैं। और आपको पता है कि जो थर्ड लेक्चर होता है, हमेशा पहला लेक्चर किसी चैप्टर का क्या होता है? थ्योरी होती। फिर उसी दिन शाम को क्या आता है? उसका लाइव सेशन आता है, जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे अति लघुराम प्रश्न जो बन सकते हैं उनको हम लोग करते हैं। और लास्ट जो क्लास होती है उसका वन शॉट हम लोग करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। एनसीईआरटी में जो भी प्रश्नावली होती है, आपने सपोज दूसरा चैप्टर है, इसके अंदर 2.1 और 2.2 में किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, उन टाइप को मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और उस टाइप में पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1। उदाहरण एक ही है 2.1 में, और 2.1 में एक ही सवाल है, केवल और केवल शून्यकों की संख्या पूछी गई। 3 ग्राफ मैंने आपके सामने बनाए हैं, और 3 ग्राफ अभी और बनेंगे। अभी 3 हम लोग समझ लेते हैं। ये आपके 3 सवाल हैं एक्चुअल में। ये आपका पहला ग्राफ है, ये आपका दूसरा ग्राफ है, और ये आपका कौन सा ग्राफ है साहब? तीसरा ग्राफ है। अब एक बार थोड़ा सा सवाल को ढंग से समझिए और पढ़िए, और क्या क्या आपको दे रखा है क्या नहीं दे रखा, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, शून्यकों की संख्या वगैरह ज्ञात करना। ठीक है, क्या बोला गया? प्रत्येक आकृति y बराबर px, y बराबर px की कंडीशंस मैंने बोली थी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये कह रहा है कि ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है? इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है, वो आपको देखना। और मैंने क्या बोला था? ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का मतलब है कि ये देखो कि वो ग्राफ एक्स अक्ष को कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्स अक्ष वाली लाइन कौन सर जी? ये वाली लाइन एक्स अक्ष वाली, जिसको आप क्षैतिज रेखा बोलते हो। तो अगर मैं पहले सवाल में शून्यकों की संख्या की बात करूं, तो ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को केवल और केवल कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके अलावा ये ग्राफ कहीं पर भी वाई को कर रहा है, वाई से हमें मतलब नहीं, हमें तो ये देखना ये एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई सर। इस ग्राफ के अंदर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि ये ग्राफ इस एक्स अक्ष को केवल और केवल इस लाइन को देखना, एक्स अक्ष को, चाहे वो धनात्मक को करे चाहे ऋणात्मक करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लाइन को ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1। अब अगर आप लोग इस देखोगे, इस ग्राफ को, ये ग्राफ इस एक्स वाली लाइन को, इस लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ इसको एक बार तो यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, और एक बार यहां प्रतिच्छेद कर रहा है। इससे हमें मतलब नहीं, हमें केवल और केवल एक्स अक्ष को देखना। तो एक बार और 2 बार, इसका मतलब जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। है ना? बड़ा सिंपल, 10वीं क्लास का सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल। आनंद आया कि नहीं है? अब अगले में अगर हम लोग देखेंगे तो इस ग्राफ में देखो ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। आप कहोगे सर 1 बार, इधर 2 बार, इधर 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। बात खत्म। 3 एग्जाम्पल हमने, दूसरे का जो पहला एग्जाम्पल उसके अंदर 3 जो पार्ट थे उसको हमने कर लिया। 3 अभी और उनको भी समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग और ओपन हो, थोड़ा सा और सोचने के ऊपर हम लोग मजबूर हों कि कैसे शून्यकों की संख्या आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इस कंडीशंस को ध्यान से देखना। y बराबर px, y बराबर px का मतलब है आपके सिलेबस में है कि ग्राफ ये देखो x अक्ष को कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। ये जो क्षैतिज रेखा होती है ना, ये वाली, इसको नहीं, केवल और केवल इसको कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये ग्राफ इस x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा था, तो शून्यकों की संख्या 1। ये ग्राफ इस x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा था, तो शून्यकों की संख्या 2। और ये ग्राफ x अक्ष को 1 बार, 2 बार और 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी? 3 हो गई। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अभी 3 और हैं इसके पार्ट, चौथा, पांचवा और छठा बताऊंगा। तो 2.1 का जो पहला सवाल आप आराम से कर सकते हो। तो ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या ऐसे बतानी है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। आप केवल और केवल दिमाग में एक ही चीज रखें, वाई एक्स को रखे भी नहीं, केवल एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करना। जितनी बार एक्स अक्ष वाली लाइन को कट करते हुए जा रहा है, इधर और इधर, उतने शून्यकों की क्या हो जाएगी? संख्या। आप लोग देख सकते हो, कोई समस्या है नहीं इसके अंदर।
अभी मैं तीसरा और चौथा पार्ट और बनाता हूँ आपके सामने, पहले इनको समझना जरूरी है, धीरे धीरे हम लोग शुरुआत करेंगे। और कोई चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, चैप्टर छोटा भी है, बहुत छोटा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 1 घंटे से पहले पहले क्लास आपके वन शॉट खत्म हो जाएगा, देख लेना आप लोग। अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आते हैं, जिनको कोई रोकने वाला नहीं। क्या बात समझ में आई क्या आपको? यहाँ तक आप लोग समझ लो सब, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या आप लोग ऐसे निकालें, तो बढ़िया तरीके से इनको देखो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाऊंगा इसके 3 अलग पार्ट जो हैं, चौथा, 5वां और छठा सवाल। अब देखो पहले एग्जाम्पल के 3 पार्ट और है आपके सामने, चौथा, 5वां और छठा सवाल। नए ग्राफ आपके सामने आ गए। हमें ग्राफ नए पुराने से कोई मतलब नहीं है, कैसा भी ग्राफ आए हम तो ये देखेंगे वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पर 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ये ग्राफ इस एक्स अक्ष को ये सब यहाँ पर भी कर रहा है, हम वाई एक्स को नहीं, हम तो केवल और केवल इस लाइन को देखेंगे। इस दायरे में ये कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर भी देखो ये प्रतिच्छेद कितनी बार कर रहा है? 1 बार ही प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या 1। इधर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है आपको सर? देखो 1 बार तो यहाँ प्रतिच्छेद कर दिया, 2 बार, फिर ये यहाँ हो गया 3 बार और यहाँ हो गया 4 बार। तो 4 गोले दिखाई दे, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी? 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको ये आ जाता है तो आपके 2.1 पूरी प्रश्नावली और एग्जाम्पल 1 समझ लोगे तो क्वेश्चंस भी आप लोग कर लोगे, कोई समस्या उसमें भी आपको आएगी नहीं। जैसा आप सबको पता है कि आपके जो आप 1.1 को अगर देखोगे तो 1.1 में भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको 1.1 नजर आएगी। तो पहले वाले में देखो ये 1 बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 है। इसमें 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो दूसरे वाले में शून्यकों की संख्या 1 है। अगले वाले में 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो 3 शून्यकों की संख्या। इधर ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 2। इधर कर रहा है 1, 2, 3 और 4 बार कर रहा है तो 5 सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी? 5। और इधर कर रहा है 1, 2 और 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो ये आप 2.1 को समझ सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो आपके सामने आपके पास किताब है और फटाफट इनके उत्तर ओरल देने। देख लो एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही, केवल और केवल इस लाइन के ऊपर प्रतिच्छेद करना चाहिए। ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ये वाली लाइन, इस पूरी लाइन पे देख लो, चाहे धनात्मक एक्स अक्ष है या ऋणात्मक एक्स अक्ष है, इस पूरी लाइन पे ये कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जितनी बार भी ग्राफ काटेगा उतने शून्यकों की क्या हो जाएगी? आपके संख्या हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा, ज्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं इस चैप्टर के अंदर, ध्यान रखना। अब तो अगर आप बात करेंगे 2.2 की, 2.2 में आपको द्विघात बहुपद दे रखा होगा। द्विघात बहुपद में एक तो शून्यकों की संख्या निकालनी आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? शून्यकों की संख्या निकालना। तो उदाहरण नंबर 2 और 3 हम लोग करेंगे। फिर 4 में शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और वहां से द्विघात बहुपद आपसे पूछेगा। 2 उदाहरणों में तो आपको द्विघात बहुपद देकर शून्य पूछ रहा है, चौथे उदाहरण में शून्यकों का योग देखकर क्या पूछ रहा है? आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो उस पैटर्न को करेंगे। अगर आप वो 3 एग्जाम्पल ढंग से समझ लेते हो तो फिर 2.2 के सवाल मिलाने की जरूरत नहीं, आप इजी वे में कर लोगे। इतने इजी हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतने सिंपल वे में आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आ जानी चाहिए। तो आपके सामने 2.1 का पहला उदाहरण मैंने अच्छी तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से शून्यकों की संख्या निकालना आपको समझा दिया है। इस प्रकार से आप लोग ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे वो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बता दो मेरे को, बोलो। शानदार तरीके से क्लियर होगी, एक एक शब्द समझ में आ गया, एक एक वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को भी करेंगे, 3 को भी करेंगे, 4 भी करेंगे। आपको सर 4 ही एग्जाम्पल है, चारों के चारों ही करवा दी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 एग्जाम्पल करते आपको एक बहुपद दे रखा होगा, उसके शून्य कैसे निकलते हैं, गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर, सारी चीजें बता रखी है आपको। गुणनखंड विधि आपको आनी चाहिए और एक बहुपद निकालना है, शून्य दे रखे हैं वैसे आपको करना है। बाकी आप इतना कर लेंगे दूसरे चैप्टर में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इनको देख लो, कोई समस्या आपके आएगी नहीं। तो ये है आपके सामने 2.1 का पूरा रिवीजन। अगली स्लाइड में हम लोग करेंगे 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो करते हैं प्रश्नावली जो आपके 2.2 है उसका उदाहरण नंबर 2 है और ये सवाल आने के 100% चांसेस है, ध्यान रखना 100% ये सवाल आता है। सवाल क्या बोला गया है? द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी।
संबंध की सत्यता की जांच बाद में चलेंगे, पहले हम लोग इस बहुपद के निकालेंगे शून्य। तो जिस बहुपद के भी आपको शून्य के निकालने हैं तो पहला काम आपको होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस शून्य को पहले किसके बराबर कर दो, 0 के। जो भी बहुपद के शून्य का आपको निकालने हैं उस बहुपद को पहला काम आपको ये करना, उसको किसके बराबर कर दो, आप 0 के बराबर कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को, मैं कुछ फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आना चाहिए, फिर एक्स वाला आना चाहिए, फिर अचर वाला आना चाहिए। ऐसे नहीं ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया, पहले स्क्वायर वाले पद, फिर एक्स वाला पद, फिर अचर वाला पद आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। अब ज्ञात करने के लिए करना क्या साहब, आपको मैं बताता हूँ, समझने का प्रयास करें। इस नंबर को तो आप लिखो एज इट इज, एक्स स्क्वायर वाले पद को तो लिखना है एज इट इज, और ये जो अचर लिखा है ना इसको भी आप लिखेंगे एज इट इज। जैसा है वैसा का वैसा हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा रफ वर्क हम लोग करने वाले हैं। रफ वर्क में आपको क्या समझना है, ध्यान से सुने। रफ वर्क में आपको केस नंबर 1 में कुछ समझना। ये रफ है, ध्यान रखना, फेर में मत करना उधर, मैं समझा रहा हूं। केस नंबर 1 में हम लोग क्या समझेंगे, मुझे क्या करना है, इस पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपस में गुणा करवाना। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को आपस में करवाना है। तो फर्स्ट संख्या एक्स स्क्वायर, लास्ट संख्या कितनी, चलो मैं इसको एक और बेहतरीन तरीके से आपको बताता हूं। देखो मैं सपोज दैट एक काम करता हूं, चलो मैं फर्स्ट और थर्ड ही मान लेता हूं। यहां से आपको जैसे बताया गया वैसे फर्स्ट और थर्ड को आप लोग गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणा 10 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10x स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो बीच में आपके सामने प्लस का 7x है, मुझे इसको कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में। प्लस के 7x को मुझे कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में। बीच वाली संख्या के कितने भाग करने हैं, 2। बीच वाली संख्या के कितने भाग करने हैं, 2। बीच वाली संख्या के कितने करने हैं, भाग 2। पहला काम था पहले वाले को सेम रखा, लास्ट वाले को सेम रखा, फिर पहले वाले और लास्ट वाले को मन ही मन गुणा किया, तो एक्स स्क्वायर को 10 से गुणा किया तो उत्तर आया 10x स्क्वायर। और बीच में है प्लस का 7x, जिस भी चिन्ह को आया उसको साथ में ले लो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो प्लस का 7x। मुझे इस 7x को कितने भागों में बांटना है साहब, 2 भागों में। इस 7x को कितने भागों में बांटना, 2 संख्याओं में बांटना है। चाहे मैं प्लस की संख्या लूं चाहे माइनस की लूं, वह मेरी मर्जी के ऊपर है, लेकिन मैं प्लस के 7x को 2 ऐसी संख्याओं में बांटूंगा जिनको अगर मैं वापस जोड़ रहा हूं या उनको घटा रहा हूं, या तो मैं उनको जोड़ूं या उनको घटाऊं, तो घटाने या जोड़ने पर वापस 7x ही आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को जब गुणा करूं तो उत्तर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। उत्तर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आपको यहां से यह तरीका समझ में आ सकता है कि ये जो 10 है ना, इस 10 को मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूं। 10 के गुणनखंड अगर मैं सोचूंगा तो 2 गुणा 5। आप सोचो ना, इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 में पहले भाग गया 2 का, फिर गया 5 का, ऐसे मैंने एक नया तरीका थोड़ा सा सोचा। तो हमारे पास 2 संख्याएं ऑटोमेटिक आ गई, 2x प्लस की 2x और प्लस की क्या आ गई, 5x। देखो 7x के हमने 2 टुकड़े कर दिए, प्लस के 2x प्लस के 5x, तो प्लस का 2x और प्लस का 5x प्लस का 7x हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर वापस 10 आ रहा है क्या, देखो 2 को और 5 को गुणा करने पर 10 आ रहा है। आप संख्याओं को गुणा करके देख लो, सोच लो। ये हमने ये जो 7x बीच में था ना, ये जो आपके 7x बीच में था, इसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। ये रब का काम है जो मैं ऐसे एरो वगैरह बना रहा हूं, आप एग्जाम में घर पे अगर कैसे मत करें। केवल और केवल समझना ये है कि पहले और लास्ट वाली संख्या को गुणा करवाने पर 10x स्क्वायर आया। तो ये जो बीच में प्लस का 7x आपको नजर आ रहा है, तो इस प्लस के 7x के कितने भाग करने हैं मुझे, 2 भाग करने। कितने भाग करने मुझे, इसके 2 भाग करने, और 2 भाग मुझे कुछ इस प्रकार से करने कि उन 7x के 2 भाग इस प्रकार से करने, वापिस जोड़ूं या घटाऊं तो वापिस 7x आ जाए, और दोनों का गुणा कितना आ जाए, 10 आ जाए, जो आपको ये ऊपर दे रखा है। तो हमने 10 के बाद ये गुणनखंड किए, 2 और 5 आए, 2 और 5 हमने लिख दिए। और ये काम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपको लिखना होता है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे प्लस का 2x और प्लस का क्या लिखेंगे, 5x।
आपके पास जो तीन संख्याएं, आपको तीन पद दे रखे थे, आपने इस 7x की मदद से इसको कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। और जब ये 4 भागों में बंटा तो इसके दो दो के जोड़े बन गए, 2 ये संख्याएं होगी, 2 ये संख्याएं होगी। अब यहां से कुछ संख्याएं कॉमन आएगी जो आपको ध्यान रखना, क्या कॉमन आएगा और क्या नहीं आएगा मैं आपको बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में इधर भी x है इधर भी x है, तो x तो कॉमन आ गया, बिल्कुल कॉमन आ गया। इधर भी x है इधर भी x है, तो x कॉमन आ गया। तो x की घात 2 में से 1 कॉमन आ गया, पीछे कितना बचा? x बचा। फिर किसका चिन्ह आया जी? प्लस का। भाई इस x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, पीछे x बचा। अब इस 2x में से आपने x कॉमन ले रखा है, तो बचा कौन? 2 ही तो बचा, यही तो बचा भाई। x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो पीछे x 1 बचा। और इस 2x में से अगर आपने ये x ले लिया तो पीछे क्या बचा? 2 बचा। अब आपको एक गुणनखंड विधि की एक शर्त बताता हूं, वो शानदार कंसेप्ट बताता हूं। गुणनखंड ये विधि पक्की है कि अगर इधर x + 2 आया है तो अगला जो भी ब्रैकेट बनेगा उसके अंदर भी क्या आने वाला है? x + 2 आने वाला है। गुणनखंड विधि का सीधा सिंपल सा फंडामेंटल है कि इधर अगर x + 2 आया है तो इधर x + 2। और ये विधि कब लगानी? जब तीनों पद दे रखे, स्क्वायर वाला भी दे रखा, x वाला भी दे रखा, अचर वाला भी दे रखा। कहीं कहीं ऐसा होता है 2 ही पद आते हैं, कहीं कहीं 2 ही पद आते हैं, ऐसे आते हैं जिसमें गुणनखंड आप कर ही नहीं सकते, सीधा डायरेक्ट भी होता है यहाँ से। तो आपने यहाँ पर ये कॉमन लिया, तो अगर x + 2 इधर है तो आगे भी क्या आना चाहिए? इस 5x + 10 में भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है जिसमें वापस x + 2 बचेगा। कैसे? देखो यहाँ चिन्ह किसका? प्लस का, तो इधर भी क्या लगेगा? प्लस का। इधर प्लस है तो इधर प्लस आता है, इधर माइनस हो तो इधर क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है सर। अब देखो इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन लेना है, तो x इधर है लेकिन x इधर नहीं, इसका मतलब x तो किसी भी हालत में कॉमन नहीं आएगा। लेकिन 5 और 5 कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि मैं अगर सोचूं 10 को मैं सोचूं तो 2 × 5 लिख सकता हूं। तो 5 अगर मैंने कॉमन लिया तो 5 तो बाहर लिख दिया, तो पीछे क्या बचा? x, फिर प्लस, और 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 2 बार। ये आपने किया। अब आप सोचो थोड़ा सा, ये प्लस का चिन्ह, इस प्लस के इधर की दुनिया देखो, प्लस के इधर की दुनिया ये और प्लस के उधर की दुनिया ये। और जब भी बीच में प्लस का चिन्ह आ गया तो 2 दुनियाएं अलग अलग होगी, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया। क्या बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आने पर एक घर इधर हुआ, एक घर इधर हुआ? क्या इन दोनों घरों में कुछ कॉमन आ रहा है? कि आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो इस घर में ये एक ऐसा नंबर है जो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो यहां से आ जाएगा x + 2। तो इस घर में से x + 2 कॉमन लिया तो पीछे यहां क्या बचा? x बचा। फिर चिन्ह किसका है? प्लस का। और इस घर में से x + 2 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा? 5। बराबर में क्या हो गया? 0। गुणनखंड विधि आप 7वीं 8वीं 6ठी क्लास 9वीं क्लास में पढ़ते आए हो, जो आपको ये गुणनखंड विधि मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद इसको 2 भागों में बांटना है। यहां से कितने भागों में बांटना? 2 भागों में। एक बार तो x + 2 को किसके बराबर करना? 0 के। एक बार x + 5 को किसके बराबर करना? 0 के। ये आप लोगों ने किया। तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो x का मान कितना देगा? ये -2, -2। और प्लस का 5 उधर जाएगा तो कितना बनेगा? -5। तो x का मान आ गया आपके पास -5। ये तो आपने सीखा होगा कि x और y के x के 2 मान आ गए आपके पास, क्योंकि द्विघात समीकरण उसमें x के 2 मान आएंगे। आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे? अतः शून्यक अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर -5। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। पहला काम यहां तक समझना, सत्यता की जांच बाद में करेंगे। पहला अभी सवाल को यहां तक पढ़ो, शून्य ज्ञात कीजिए। ये शून्य ज्ञात करने का प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा रफ वर्क है जो आपको समझना है। तो पहला काम हमने क्या किया था? पहले हमने ये देखा क्या ये प्रोसेस से लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा। तो फिर पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को सेम लिखा, और मैंने 7x के 2 टुकड़े मुझे ऐसे करने हैं, तो उन दोनों को अगर मैं गुणा करवाऊं तो 10 आ जाए और जोड़ूं तो 7 आ जाए। x वैसे भी लगेगा पीछे। तो 7x के मैंने टुकड़े कर दिए 5 और 10, क्योंकि मैंने इस 10 के बाद ये गुणनखंड के 2 और 5 आए। ठीक है, तो 2x और 5x देख लो, 2x और 5x मिलकर 7x हो रहे हैं, और 2x को 5x से गुणा करोगे 10x² आ जाएगा। मुझे 7x के 2 टुकड़े चाहिए, दोनों कंडीशंस, वरना 7x को मैं तो 3x और 4x भी तो लिख सकता हूँ,
क्योंकि प्लस का 3x और प्लस का 4x भी तो प्लस का 7x होता है। लेकिन जब 3x को प्लस के 4x से गुणा करवाओगे तो 12 आएगा, लेकिन आपको गुणा करने पर 10 आना चाहिए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। इसका मतलब दो संख्याओं को दोनों भागों में से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर वापस वो संख्या आ जाए और गुणा करने पर जो आपने गुणा किया वैसे आ जाए। ये आपके सामने शून्य का है। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब सत्यता की जांच अगर मैं आपको करवाऊं तो मैं इधर करवा सकता हूं, क्योंकि ये मुझे अब मिटाना पड़ेगा और ये तो रफ वर्ग था वैसे भी, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए थी किसी भी प्रकार की। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी इतना ही पूछा जाता है शून्य ज्ञात करो, तो आपको सवाल इतना करके आना। मैं जैसे बोर्ड के हिसाब से सवाल आपको फेयर कॉपी में करना है ना, उस हिसाब से सारी बातें लिखवा रहा हूँ। बोर्ड में पूरा ऐसा करके आना शानदार तरीके से। शून्य पूछे तो इतना ही करना, सत्यता की जांच पूछे तो आगे भी आपको करना है, और आगे आपको करना है सत्यता की जांच। क्या करना है? सत्यता की जांच। आगे मुझे क्या करना है? सत्यता की क्या करना है? जांच। और सत्यता की जांच के लिए आपको x² प्लस 7x प्लस 10 वाला समीकरण लिखना पड़ेगा, और यहां से मुझे 3 मान निकालने पड़ेंगे। यहां से मुझे एक तो a मान देगा, क्या देगा मुझे? a क्या बोला था? जो भी x² के आगे लिखा है, तो इधर तो सर x² के आगे कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां कितना होता है? जिसमें कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, 1 खड़ा रहेगा हमेशा। तो x² का गुणांक कितना है? a है। मुझे चाहिए b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? 7। तथा मुझे चाहिए c, तो c है अचर, कितना? 10। भाई आपने सामान्य रूप क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद का वो पढ़ा था ax² प्लस का bx और प्लस का c। पढ़ा के नहीं पढ़ा? ये मैंने पढ़ा है। तो a क्या होता है? जो x² के आगे लिखा है, तो इधर तो x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां गुणा में हमेशा कितना होता है? 1 होता है। x का गुणांक क्या कहलाता है? b। तो इधर देखो x के गुणांक में कितना नजर आया आपको? 7, तो 7 लिख दिया। और c होता है अचर, तो अचर यहाँ प्लस का 10 है, तो यहाँ हमने कितना लिख दिया? 10। ये आपके सामने आ गया। अब मुझे सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच में पहला पॉइंट होता है शून्यकों का योग। क्या होता है आपके? शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। किसी को याद आ रहा है क्या शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में कैसे लिखवाया था? सूत्र लिखवाया था माइनस का b/a। ये ध्यान रखना, छेड़छाड़ ये नहीं करनी, बराबर के इधर वाले सॉल्यूशंस करना, बराबर के इधर वाला लास्ट में दोनों बराबर आने चाहिए। तो पहली बात तो अगर आप लोग यहां से ये देखोगे तो बराबर के इधर वाला सॉल्यूशंस अलग करना, अलग इधर करना है। अल्फा का मान कितना है? -2 है। भाई अल्फा का मान -2 नहीं है क्या? तो अल्फा का मान हम लोग कितना रखेंगे? -2। फिर प्लस बीटा का मान कितना है? -5। -5 बराबर ये हो गया माइनस। बी का मान कितना है? 7। भाई ये देखो सूत्र वाला माइनस है, फिर बी का मान 7 बटा में ए का मान कितना है? 1। मुझे एक बात बताओ, -2 और -5 जोड़ने पर माइनस का 7 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और माइनस की जगह माइनस रहेगा। 1 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। क्या ये वैल्यू दोनों बराबर है क्या? एकदम बराबर है। फोटो कॉपी देख लो, सेम टू सेम। सत्यता की जांच एकदम सही है। दूसरा होगा आपके शून्यकों का गुणनफल। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा बराबर, सूत्र आपको याद होना चाहिए c/a। क्या सूत्र याद होना चाहिए? c/a। तो अल्फा का मान कितना? -2 गुणा बीटा का मान कितना? -5 बराबर c का मान कितना है? 10 और a का मान कितना है? 1। माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे प्लस, 2 को 5 से गुणा करवाओगे 10, और 10 में 1 का भाग कितना आ जाएगा? 10। ये लो सर, ये आपके उदाहरण नंबर 2 का शानदार तरीके से मैंने सॉल्यूशंस आपको करवाए। आप अपनी बुक देख सकते हो, बुक में कितने घटिया तरीके से चीज़ें समझाई उसने, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से बताई है। थोड़ा सा ये शून्यकों की संख्या निकालना, फिर ये सत्यता की जांच। सवाल पूरा आ जाए, सत्यता की जांच भी करनी है, शून्यकों की संख्या निकालनी, तब तो पूरा प्रोसेस करना। ये प्रोसेस नीचे करना, ध्यान रखना, जगह नहीं थी मैंने वहाँ कर दिया।
और केवल पूछ रहे शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, तब ये इतना ही सवाल करके आना, 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर इतना हो सकता है, सफिशिएंट सवाल होता है, ये ध्यान रखना। अगर सत्यता की जांच भी पूछ रहे तो फिर पूरा ऐसे कर रखे। और ये पहचानना जरूरी, ABC, A होगा जो x स्क्वायर के आगे होगा, B होगा x का गुणांक और C होगा हमेशा ही अचर। जो वैल्यू नहीं आ रखी उसको 0 देखना है, लेकिन जो पद आ रखा है उसके आगे कुछ नहीं लिख रखा है, उसका मतलब वहाँ गुणा में कितना 1 है, तो 1 लेना। और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो 7x थे उसको हमने 2 टुकड़े कर दिए, 5x और 7x, क्योंकि इनको और इनको गुणा करवाना होता है, पहले और लास्ट वाली संख्या को आपस में गुणा करवाना होता है, इस बात को ध्यान रखना। इन दोनों का आपस में गुणा करवाना, मन ही मन ये सोचना है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो जितना गुणा करने पर आना चाहिए उतना ही जोड़ने पर आना चाहिए, दोनों कंडीशन से अप्लाई होनी चाहिए। वरना 7x को मैं ये भी लिख सकता हूं आपके 2x और 6x, x और 6x भी तो 7x हो रहा है, लेकिन x और 6x का गुणा क्या होगा 6x स्क्वायर, लेकिन गुणा तो मुझे 10x स्क्वायर चाहिए। ये ध्यान रखना, गुणा करने पर और जोड़ने पर या घटाने पर दोनों कंडीशंस काम आएगी और दोनों अप्लाई होनी चाहिए। सत्यता की जांच बड़े सिंपल है, दोनों सूत्र याद होने चाहिए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a होता है, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बटा a होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऐसे सवाल जब भी आपको ये तीनों ऐसे द्विघात बहुपद दे रखे हो तो 3 को 4 पद बनाने, 3 से कितने पद बनाने, 4 पद बनाने। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संख्याएं बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि सर कैसे समझे इसको, कैसे सोचें, या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर आप लोग करेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी और आप इजी वे में इस काम को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो सकता है, आप सोचेंगे तो अगर इस सवाल को लेकर। मैंने शानदार तरीके से बताया। ऐसे में अगर आपको बता दूं, अगर आपने एक मेथड समझ लिया कि द्विघात बहुपद ऐसे आएगा तो ऐसे इसके शून्य निकलेंगे, फिर सत्यता की जांच होगी, तो आप हजारों सवाल अब आप लोग कर सकते हो। कितने सवाल कर सकते हो, हजारों सवाल कर सकते हो। लेकिन मैं उदाहरण तो सारे ही करूँगा, उदाहरण नंबर 3 अगली स्लाइड में करवाऊंगा, फिर 4 करवाऊंगा, फिर 2.2 के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे करवाने पड़ेंगे, ताकि मैं सोचता हूँ कुछ रिविजन होना आपका। जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे बार बार तो आपका दिमाग ओपन होगा, कि थोड़ा सा खुलेगा दिमाग कि हाँ सर हम सोचने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। कोई दिक्कत है क्या किसी प्रकार की? तो 2 शून्य आते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद में घात 2 होती है, जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं। तो 2 शून्य का x के 2 मान आएगा, तो पहले को अल्फा बोल दिया, दूसरे क्या बोल दिया बीटा, क्योंकि शून्य 2 ही होते हैं अल्फा बीटा, त्रिघात में 3 होते हैं अल्फा बीटा और क्या होते हैं गामा होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। बोलो जी, है कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? होनी तो नहीं चाहिए। आप लोग इतने समझदार हो गए, आप आराम से इस सवाल को सॉल्यूशंस कर सकते हो, आराम से, बहुत शानदार तरीके से। इसको मैंने समझाया आपको। ऐसे और सवाल करवाऊंगा भी 1-2 इस टाइप के। अगला उदाहरण नंबर 3 देखो, और ही शानदार तरीके से है, उसको आपको समझाता हूँ। तो बढ़िया तरीके से पहले आप लोग इसको समझ सकते हो। तो उम्मीद है मैंने जो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको द्विघात समीकरण, जो द्विघात बहुपद रखा है, उसके गुणनगण कैसे करते हैं, सत्यता की जांच कैसे करते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। बढ़िया तरीके से इसको समझो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाऊंगा उदाहरण नंबर 3। अब देखो हम लोग करते हैं आपके उदाहरण नंबर जो 3 है। उदाहरण नंबर 3 में भी सेम ही जो सवाल बोला कि वो है, एक द्विघात बहुपद है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की क्या करनी है, आपको जांच करनी। मैंने काफ़ी चीज़ें सेम भी रख ली वैसे, ठीक है, दोबारा नहीं लिखनी पड़े। तो आपको अभी मैंने क्या बोला था, जब भी जो भी द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, ये हो गया x², ये हो गया -3 बराबर हो जाएगा 0। भाई शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर करना। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, उसमें जो पहले वाले दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने जो किया था ना, वैसा काम यहाँ नहीं कर सकते हो। वो गुणनखंड वाला तब करना होता है जब वहाँ x² का पद भी आ रखा है, x का पद भी आ रखा है और अचर पद भी आ रखा है। अगर तीनों पद आ रखे हैं ना, तब तो वो गुणनखंड वाली विधि लगेगी। गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने पर ये आना चाहिए, वो प्रोसेस चलेगा, वरना वो प्रोसेस फेल है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ फेल होगी, यहाँ पर 2 ही पद आ रखे हैं। एक तो x² वाला पद तो हर बार आएगा क्योंकि द्विघात बहुपद है, घात 2 है इसकी अधिकतम, और एक अचर आएगा, x वाला आया नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि अचर आता नहीं है और x² वाला वो पद आ जाता है, वो भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा। तो इसमें करना क्या है देखो, समझना। इसको 2 तरीके से आप लोग कर सकते हो। इस सवाल को आप लोग 2 तरीके से x के मान निकाल सकते हो। मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देता हूँ। पहला तरीका क्या गुरुजी? तो पहला तरीका ये हो सकता है कि x² - 3 बराबर 0 है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि x² बराबर ये -3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और जिस दिन यहाँ से स्क्वायर हटता है,
तो यहाँ क्या लगता है, रूट लगता है। यहाँ से स्क्वायर हटने पर इधर रूट लगता है, लेकिन रूट में भी क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है। रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस का चिन्ह लगता है। जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है। तो अगर मैं इसमें प्लस का चिन्ह लेता हूं तो x का मान आएगा √3, तथा अगर मैं x में माइनस लेता हूं, क्योंकि दो चिन्ह आने का मतलब एक बार धनात्मक मान लेना, एक बार कौन सा मान लेना आपको, ऋणात्मक। मुझे तो ये मेथड ठीक लगता है, बाकी कुछ और तरीका भी होता है। तो आप यहां से कह सकते हो अतः शून्यक क्या लिखोगे, अभी ये अर्धवार्षिक में सवाल आया था, आपको याद हो तो, अतः शून्यक अल्फा बराबर √3 तथा बीटा बराबर -√3। ये दो नंबर का सवाल अभी आपको आया था। आप अचंभे में पढ़ोगे सर 2 लाइनें लिखनी थी और 2 नंबर में, और उसमें तो सत्यता की जांच भी नहीं बोली गई थी, इतना ही बोला गया था बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। तो इस प्रकार से ये पहला मेथड है आपके सामने जो मैंने आपको बताया। ये मेथड नंबर कौन सा, आपके पहला मेथड, ठीक है। और ये मेथड नंबर कौन सा आपका, दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड भी बता देता हूं कैसे काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है, क्योंकि उसमें वो पहले वाला मेथड काम ही नहीं हो सकता। दो संख्या, वो मेथड गुणनखंड वाला तब लगाना जब तीनों के तीनों पद है, x² वाला पद भी है, x वाला पद भी है और अचर भी है। तो इसमें ऐसा नहीं लगेगा। तो पहला मेथड बताइए, इस -3 को इधर भेजा, प्लस हुआ। जब भी स्क्वायर हटता है इधर रूट लगता है, लेकिन रूट से पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगता है। अगर आप प्लस का चिन्ह लोगे तो √3 आएगा, माइनस का लोगे तो माइनस का √3 आएगा। तो x के कितने मान आ गए, 2। तो ये जो x के 2 मान आए वो इस द्विघात बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। अतः शून्य अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -√3। एक तरीका और भी बताता हूँ कौन सा, x² माइनस इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं बराबर 0। भाई √3 लिखो या √3 का स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है ना। √3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 3 होगा या नहीं होगा, वापस चीज तो सेम आ रही है। और यहां से एक सूत्र बन गया, देखो ध्यान से, a² - b²। तो a² - b² का सूत्र क्या होता है, a - b और a + b बराबर 0। ये बना देखो a² - b², तो a - b और a + b, और इसको हम लोग अगर 2 भागों में बांट दें तो x - √3 को 0 के बराबर कर दें और x + √3 को 0 के बराबर कर दें, तो यहाँ से x बराबर √3 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो गया, और प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा। अगर आप लोग उत्तर चेक करेंगे तो आपको दोनों में कोई समस्या नहीं आएगी, सेम ही है। मुझे ये मेथड जो लिखा है ना इधर वाला, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मेथड को, ये इस बॉक्स के इधर इधर वाला ये ठीक लगता है, बाकी ये भी ठीक है, a² - b²। तो a - b a + b बराबर 0, ये आपने किया, सेम उत्तर आया। देख लो x का मान पहले √3 आया, फिर माइनस का √3 आया। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई समस्या है नहीं, और गारंटी है मेरी कोई समस्या आपको आएगी भी नहीं। अब इस मेथड से करेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, एकदम शानदार था। बुक वाले ने ये किया, मेरा थोड़ा ओपिनियन इसकी तरफ ज़्यादा रहता है, और ये बढ़िया मेथड है, शानदार मेथड, जिसको आप लोग कर सकते हो, कोई समस्या आपको आती नहीं। तो ये शून्य निकल गए इसके अंदर। अब सत्यता की जांच है, तो सत्यता की जांच में आपको बहुपद लिखना होता है पहले, x² - 3। और जब भी आपने बहुपद लिखा तो यहां से आपको पहला काम करना है a का मान ढूंढना। a क्या होता है, a होता है जो x² का गुणांक होता है। तो यहाँ x² का गुणांक कितना सा, जहां कुछ नहीं होता वहां गुणांक में कितना होता है, 1। फिर हम लोग बात करेंगे b की। b क्या होता है सर, b होता है x का गुणा। तो इस पूरे समीकरण में x आया ही नहीं है, इस पूरे समीकरण में x नहीं आया, इसका मतलब जो वैल्यू नहीं आती उसकी वैल्यू 0 है, तथा जो पद नहीं आए उसकी वैल्यू 0 है। और c क्या होता है, अचर। तो अचर कितना है इस बार, -3 है। ध्यान रखना, अचर कितना, -3 है, पूरा -3 काम आएगा। तो a हो गया x² का गुणा, b हो गया x का गुणा, तो x का कोई पद ही नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। c आपके पास ये हो गया। अब सत्यता की जांच आपको करनी है, वो बड़ी इजी वे में हो जाएगी। कैसे सर, अल्फा का मान आपके पास आया था √3, अल्फा का मान कितना आया आपके पास, √3, फिर प्लस बीटा का मान आपके पास कितना आया, √3 माइनस का √3। देखो अल्फा का मान प्लस √3, फिर ये प्लस का, बीटा का मान -√3, फिर माइनस की जगह माइनस, इस b का मान कितना आपके पास 0, और a का मान कितना है 1। प्लस का √3 माइनस का √3 कितना हो जाएगा, 0। और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर 0, और 0 ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है,
तो 0 बराबर क्या आ गया 0। ये सवाल का उत्तर आ गया। ये सवाल का क्या आ गया आपके सामने उत्तर आ गया। देख लो आनंद आया कि नहीं है, एकदम सिंपल वे में। आगे हम लोग अगर बात करें अल्फा की, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान √3 गुणा में बीटा का मान -√3 बराबर सी का मान कितना -3 बटा में ए का मान कितना 1। देखो √3 को √3 से गुणा करते हो तो रूट हट जाता, रूट के अंदर अगर नंबर सेम हो तो रूट हट जाता। ये बात बताई मैंने पहले चैप्टर में। √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3, और प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, और -3 में 1 का भाग लगाने पर क्या आता है -3 आता है। ये लो साहब उदाहरण नंबर 3 भी खत्म हो गया। पता भी नहीं लगा होगा आपको, शानदार तरीके से मैंने समझाया, बेहतरीन तरीके से। आप ये मेथड ध्यान रखें, जब भी ऐसा प्रोसेस आता है अज्जर वाले को उधर भेजें। आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, रूट लगने से पहले आगे हमेशा प्लस माइनस के चिन्ह लगेंगे, क्योंकि x के 2 मान चाहिए तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेना होता है, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना होता है। उनको हमने लिया, बाकी चाहो तो a² - b² से भी आप कर सकते हो, कोई समस्या है नहीं। शानदार तरीके से आपके सामने आया। फिर सत्यता की जांच में हमने बहुपद लिखा, तो a होता है x² का गुणा, तो x² का गुणा कितना है a। b होता है x का गुणा, किसका गुणा x का गुणा, तो x तो आई ही नहीं पूरे पद में यहाँ पर, और जो पद आता नहीं उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। और अचर हो गया -3, चिन्ह सहित लेना, आपको मान ध्यान रखना। सत्यता की जांच की तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। अल्फा का मान √3 ये रहा, फिर प्लस का चिन्ह, बीटा का मान -√3 ये रहा, तो प्लस का √3 माइनस का √3 घट गया, पूरा 0 हो गया, कैंसिल हो गया, इधर 0 और माइनस लिखने की जरूरत है नहीं, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर 0। फिर अल्फा बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान √3 गुणा बीटा का मान -√3 बराबर c का मान -3 और a का मान 1। √3 को √3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और -3 में 1 का भाग लगाओगे -3 आ जाएगा। ये लो साहब आपके, अगर आप शून्यकों की संख्या ज्ञात करना चाहते हो, सत्यता की जांच करना चाहते हो, तो कुछ इस प्रकार से होती है। पूरा प्रोसेस आपके सामने है। अब तो एक उदाहरण नंबर 4 बचा है, वो है आपके कौन सा, आपको शून्यकों का योग और गुणनफल। यहाँ देखो आपने शून्यकों का योग और गुणनफल निकाला है, उस सवाल में शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा होगा और द्विघात बहुपद निकालना। उल्टा भी आता, द्विघात बहुपद देके शून्यकों का योग और गुणनफल पूछ रहा है आपसे, और शून्यकों का गुणनफल और योग देकर आपसे द्विघात बहुपद पूछेगा, भी देखना आप लोग। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जानी चाहिए। एक उदाहरण नंबर 4 और है, मैं 2.2 के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, 2-4 कौन कौन से करवाऊंगा वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर आपके बोर्ड के सामने, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, सत्यता की जांच, द्विघात समीकरण से वो आप मान कैसे निकालेंगे, सारी चीजें हम लोग उसके अंदर करने वाले। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, इस 1 शॉट के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपके सामने। तो अगली स्लाइड में मुझे उदाहरण नंबर 4 करवाना। कौन सा उदाहरण नंबर 4 करवाना, वो जो आपके सामने सारे उदाहरण मैंने आपको करवा दिए, और उदाहरण आप समझ लोगे तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई समस्या आती नहीं किसी प्रकार की। बताओ जी, है कोई दिक्कत किसी प्रकार की? होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके सामने उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3, जिसमें आपको द्विघात बहुपद दे रखा होता है, उसमें सत्यता की जांच कैसे करनी होती है, शून्य कैसे निकलते हैं, गुणनखंड विधि कब लगानी है, जब वो तीनों ही पद दे रखे होते हैं, x² वाला पद, x वाला पद और अचर दे रखे हैं, तब गुणनखंड विधि लगेगी। इन सवालों में गुणनखंड विधि नहीं लगती, इसमें सीधा पक्षांतरण करना होता है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट वे में, क्योंकि कुछ भी आप कॉमन ले ही नहीं सकते ना, इनमें दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इधर x है तो उधर x नहीं है, इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, तो सीधा प्रोसेस आपको चलना है। तो बढ़िया तरीके से इनको समझो, इनके डाउट एक एक क्लियर करो। अगली स्लाइड में हम लोग करेंगे आपके उदाहरण नंबर 4 को। अब देखो करते हैं आपके उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या बोला गया है, प्रश्नावली 2.2 का, और आज ही आपके 1 शॉट का लास्ट क्वेश्चन से। 1 शॉट आपके 50-55 मिनट के आसपास बना है, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा लंबा खींचने से मतलब ही नहीं है आपका। तो मेन मोटा मोटी रिविजन हो जाना चाहिए पूरा, कि क्वेश्चन जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल किया कि वे शून्यकों की संख्या निकलती कैसे, और फिर सत्यता की जांच कैसे होती है, वो आपको पैटर्न आना चाहिए। ऐसे तीनों दे रखे होंगे, गुणा करने पर ये क्वेश्चन कितने ही कर लोगे कोई समस्या नहीं। फिर एक x² - 3 वाला था। अब एक आपको जब इतने सवालों में तो आपको बहुपद दे रखा था, शून्य ज्ञात करने थे, यहाँ शून्यकों का योग वगैरह दे रखा है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 5 है। शून्यकों का योग है -3 और गुणनफल कितना है 2 है। तो जो सवाल में पहले दे रखा होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे दिया है, पहला काम आपको क्या लिखना है, दिया है, पहला है जाएगा आपके शून्यकों का योग। क्या दिया हुआ आपको सवाल में, शून्यकों का
योग। और शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, तो शून्यकों का योग का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -3। पहली बात तो आपको यहां तक समझ में आना चाहिए भाई, फिक्स पैटर्न है, एक सवाल आप समझ लोगे ना, ऐसा दे रखा होता है जब शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा होता है द्विघात बहुपद कैसे निकलता है, तो वहां फिर समस्या आपको आएगी नहीं, एकदम आप इजी वे में काम कर पाएंगे। ऐसे चाहे कितने क्वेश्चंस कर लो, आपको समझ में आना चाहिए, समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बात तो ये दे दी। दूसरी चीज आपको दे रखी है शून्यकों का गुणनफल। क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, जिसको बोला जाता है अल्फा बीटा, बराबर वो कितना दे रखा है 2। पहली बात तो आपको यहां तक समझना पड़ेगा, हमने जब सवाल को पढ़ा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तथा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, क्रम से का मतलब पहले जो नाम है वो -3 फिर हो गया 2। और जब भी आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा होता है या आपको शून्य भी दे रखे होते हैं, तो आपको एक सूत्र मैंने कल बताया था। क्या बताया था, आप लिखोगे चूंकि, क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 से, ये हमने कल सूत्र लिखा था। अगर आप वन शॉट की बात करोगे ना, हमने जब वन शॉट पढ़ा था थ्योरी का, नोट्स का जब वन शॉट पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने एक स्टार लगा के नोट लगा के ये पॉइंट लिखा था कि आपको अगर द्विघात बहुपद दे रखा है तो शून्य कैसे निकालते हैं वो एक अलग प्रोसेस बताया था। और अगर कभी आपको एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो द्विघात बहुपद इस सूत्र से निकलेगा। बुक वाले ने थोड़ा अलग मेथड यूज किया, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सेम टू सेम अभी उत्तर आएगा आपके सामने। ठीक है जी, तो इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब हम लोग इसके अंदर सूत्र लगाएंगे, जो जो मान दे रखा वहां रख दीजिए। देखो x² की जगह x² रहेगा, फिर माइनस की जगह माइनस, ये है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो ये -3 ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि ये माइनस सूत्र वाला है और ये अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है। फिर x हो गया प्लस, फिर अल्फा बीटा लिखा, अल्फा बीटा का मान कितना आपके पास 2 और बराबर में कितना हो गया 0। तो यहां से ये हो गया आपके पास x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x, फिर प्लस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। कभी कभी बटा में भी आ सकता है, तो बटा में आता है क्या आता है, आपको सबको पता है कि जब भी कोई वैल्यू बटा में होती है तो उसका एलसीएम लिया जाता है, और जो एलसीएम आता है वो वज्र गुणा हो जाएगा उस 0 से, क्या हो जाएगा उत्तर 0 हो जाएगा। आपके पास एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, आप लिखोगे अतः द्विघात बहुपद x² प्लस का 3x प्लस का 2 होगा। ये लो सब, अतः द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 होगा, इस बात को ध्यान रखना। और ये सवाल हो गया खत्म। तो जब भी आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ऐसे दे रखा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखा है, तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ आपको वैल्यू दे रखी होगी, इस सूत्र में 2 वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एक अल्फा बीटा की वैल्यू। थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना, सीधा है तो सीधा हो जाएगा, और इस 0 के इधर इधर वाला एक द्विघात बहुपद कहलाता है। दूसरी बात, अगर वैल्यू बटा में आ जाए तो बटा का एक ही सॉल्यूशन होता है मैथमेटिक्स में, एलसीएम लेना। बटा का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, एलसीएम लेना, कि एलसीएम लेके इसको सोल्व आउट करोगे तो पूरे समीकरण का इधर एलसीएम आएगा, जो भी बटा में एलसीएम आएगा वो वज्र गुणा करो, इधर 0 के हो जाएंगे। ऐसे 2.2 के अंदर सवाल है, लेकिन मैं तो आपको वही वन शॉट रिवीजन करवा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये लग जाएगा कि आपके एक फ्रेम तैयार हो जाएगी कि मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे इस प्रकार से डील करनी है, मुझे ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे इस प्रकार से डील करनी है, ऐसा क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से डील करनी है। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एमसीक्यू वाली जो सीरीज आपके सामने का लाइव क्लास आई थी उसको आप इंपॉर्टेंट देखी होगी आप लोगों ने, और नहीं देखी जाकर पहले देखो और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को लिखो। आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब राजस्थान का पेपर होगा आपके, तो मैं बताऊंगा सेम टू सेम नंबर तक मेरे वाले सेम रहने वाले।
मैंने जो PDF बनाई है पूरा पेपरों को एनालिसिस करके कंप्लीट चीज़ों को करके उस हिसाब से पेपर को बनाया है, ऐसे फटाफट में काम नहीं किया। तो इसी एग्जाम्पल के साथ मैंने चारों एग्जाम्पल आपको करवा दें, 4 एग्जाम्पल आप लोगों ने कर लिए तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। 2.2 का पहला क्वेश्चंस एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 की तरह होता है, और दूसरा जो सवाल उसके अंदर 6 सवाल है वो इसकी तरह होते हैं सारे के सारे। ये चीज़ें आपको दे रखी होती, इसमें मान रखना होता है, गुणा भाग आपको करना, कोई समस्या आएगी नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ये सूत्र आपको याद रखना। बाकी बुक वाले ने थोड़ा अलग टाइप से किया A और B का मान निकालने के बाद, लेकिन हम ऐसा कोई मेथड यूज नहीं करें। हमें तो जो मेथड आता है उसके हिसाब से काम हम लोग करेंगे और उसी हिसाब से आपको काम करना है। पहली बात तो ये। मुझे ये बताओ आपको वन शॉट कैसा लगा, कमेंट जरूर करना कि आनंद आ गया सर, जो चीज़ें हमने पढ़नी थी ना, जो हमने 10 दिनों में या आज तक कभी नहीं पढ़ी पूरे साल 2024 के अंदर, वो इन 2 दिनों के अंदर 2025 में जो जनवरी में आपने शुरुआत की है, जो चीज़ें हम लोग 6 महीने से नहीं सीख पाए वो हम लोग इस 1 घंटे के अंदर पूरे भीतर के अंदर सीख गए। तो मैं इसी प्रकार से वन शॉट सारे आपके सामने लेके आऊँगा, और मैंने आपसे वादा किया था, आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप भरोसा कर सकते हो, और प्रॉमिस है आपका आपके भाई से कि 1 मार्क्स भी इधर उधर नहीं होगा राजस्थान बोर्ड के अंदर। आपको ऐसा पेपर लगेगा कि वाकई हमारे पेपर आए। अभी हम जनवरी में ये वन शॉट चला लें, फिर फरवरी में और बड़ा धमाका करेंगे आपके लिए। पेपर बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, चाहे कितना ही पेपर लेवल का बना ले एग्जामिनर, चाहे कितना ही सिंपल बना ले, हम तो तैयारी 100 आउट ऑफ 100 की करेंगे। हम कंसेप्ट को सीखेंगे, हम हर एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे और उनके फंडामेंटल्स कोशिश करेंगे क्लियर करें। बाकी क्वेश्चंस हो जाते हैं सारे। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट सीखना होता है कि हाँ, अगर इस प्रकार का क्वेश्चंस आया तो मुझे कुछ इस प्रकार की बातें करनी, इस प्रकार का क्वेश्चंस आया तो मुझे इस प्रकार की कुछ बातें करनी है। इस बात को ध्यान रखना। मैंने लाजवाब तरीके से आपको इस एग्जाम्पल को बताया, आप बुक में भी देख सकते हो अपने, बट बुक वाले ने थोड़ा अलग तरीके से किया, मेरा तरीका अलग है पूरा। जब भी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है तब आपको ये सूत्र यूज, कभी कभी शून्य भी दे सकता है। सपोज अल्फा का मान आपको -3 दे दिया और बीटा का मान 2 दे दिया, तो क्या समस्या है? तो अल्फा की जगह मान रख दो और बीटा की जगह मान रख दो, अल्फा की जगह मान रख दो, बीटा की जगह मान रख दो, कोई समस्या भी तो नहीं है ना। तो वो भी तो हो सकता है। लेकिन अगर योग दे रखा तब सीधा ही उत्तर अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है। बच्चे क्या करते थे, अल्फा का मान -3 मान लेते। नहीं, सवाल को पढ़े। अगर सवाल में शून्यकों का योग बोला, इसका मतलब वो अल्फा प्लस बीटा इस पूरे मान की बात कर रहा है। पूरा मान मतलब -3 है। गुणनफल की बात कर रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा का मान 2 है। अगर बोले शून्यक, योग और गुणनफल नहीं बोले, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 2 होते, -3 और क्या होते, -2 होते, तो इसका मतलब वो अल्फा का मान कह रहा है कि -3 है और बीटा का मान कितना कह रहा है, 2 है। तो फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह, अल्फा की जगह -3 आता है, बीटा की जगह 2 आता, फिर कैलकुलेशन करके आंसर आता। तो सवाल को समझिए, पढ़िए, सवाल में क्या बोला है। क्या योग बोला है तो अल्फा प्लस बीटा है, गुणनफल बोला तो अल्फा बीटा है। केवल बोल दे इसके शून्य ये है, इसका मतलब केवल शून्य की बात का मतलब हो गया कि अल्फा का मान अलग दे रखा है, बीटा का मान अलग दे रखा है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब उन दोनों शून्यकों को जोड़ दो, अल्फा बीटा का मतलब उन दोनों शून्यकों को आपस में गुणा कर दो। गुणा करने के बाद आपके पास फिर ये दोनों चीजें आ जाएगी तो इस सूत्र में, वरना नहीं करोगे पहले गुणा तो अल्फा का मान और बीटा का मान अगर आपके पास है, ध्यान रख दोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा करोगे तो अल्फा और बीटा को आपस में क्या करना है, गुणा करना। बातें समझ में आई कि नहीं आई? बेहतरीन तरीके से आप ये कर लो। सेकंड चैप्टर में जो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, कोई लाइन बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है अपने ऊपर कि मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ आएगी या नहीं आएगी। आप इधर उधर से सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, एक जगह टिकिए, एक जगह काम कर रही है, कोई डेस और मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने पेपर भी अभी मत करो, मैं फरवरी में सारे के सारे करवा दूंगा आपको। पिछले 10 सालों के पेपर 13, 14, 12 के जितने आ रखे हैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने तैयार होंगे और आपको लगेगा कि हमें राजस्थान बोर्ड में कुछ भी मैथमेटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। लेकिन एक जगह रही, कोई डेस और कैस और नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो, ये कर लो मैं जो करवा रहा हूँ। बड़े वाले क्वेश्चंस के लिए हमेशा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, 3 मार्क्स का क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आएगा वो आपके सीधे NCERT की डिटो लाइन आएगी, सेम टू सेम। आपको सिर्फ फिर एक नंबर वाले कहाँ पढ़े, तो एक नंबर वाले हर 2 दिन, एक दिन के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन लाइव क्लास आ रही है शाम को, हर चैप्टर की MCQ की। अब वो कर लो। एक नंबर के जो 36 सवाल आएंगे 14 चैप्टर में से,
मैं गारंटी लेता हूँ सेम टू सेम मेरी PDF में से फोटो कॉपी बता दूंगा, मैं देखो मैंने ये करवाया था, नंबर तक सेम आ गए। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, और तो आपको कुछ कह ही नहीं सकता। यही बातें हैं। घंटे से 1.5 घंटे की जो लाइव क्लास आती है, मैं से उसको देख लें। आपने बिल्कुल चैप्टर को नहीं पढ़ रखा था, ये वन शॉट देख लें। चैप्टर पढ़ रखा था, आप अपने हिसाब से मिला लें। आपको अपने हिसाब से आपकी प्लानिंग तैयार करनी है, बाकी कोई डे सुर कर पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं जो MCQ वाली सीरीज चला रहा हूँ वो आप उसको ज्वाइन करें, उसके एक क्वेश्चंस को लिखें, सॉल्यूशंस करें, आपके टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस के क्वेश्चंस करने आ जाएंगे और आनंद आ जाएगा आपको शानदार तरीके से उन क्वेश्चंस को करने के बाद। जो कॉन्फिडेंस आपका 1%, 2%, 10% था ना, इन 28 दिनों में आपको जो 14 चैप्टर करवाए जाएंगे, उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल तक चला जाएगा और आप 100% की कोशिश करोगे मुझे 100 नंबर में ला सकता हूँ। अब वही बच्चे हो जो पहले ये सोच रहे थे दिसंबर के अंदर ही मेरे परसेंटेज कैसे बनेंगे, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो बच्चे यहाँ से बहुत अप लेवल तक जाने वाले हैं और शानदार तरीके से उनका रिवीजन होने वाला है। क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई बातें सारी? और बहुत अच्छी तरीके से वन शॉट मैंने आपके लिए तैयार किया। अब वन शॉट चाहे घंटे भर का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, वो तो मुझे तैयार करना है, आपको देखना, आपका काम है। रेगुलर देख के वन शॉट को देखें, ऐसा नहीं आधा देख लिया फटाफट वीडियो आगे ले, ऐसा नहीं। शुरुआत से लेकर एंडिंग तक। बच्चे शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा शुरुआत में देखते हैं, 10 मिनट देखते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, बीच में चीज़ें समझ नहीं आती। नहीं, ये बात ध्यान रखना, समझनी तो पड़ेगी आपको चीज़ें, है ना। बीच बीच में आपको ये भी लगेगा कि मेरे को तो ये मास्टर का समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहीं दूसरी जगह चला जाऊं। कोई आपको अगर यमराज आकर भी पढ़ा देना, आपको कोई भगवान आकर पढ़ा दे और आप खुद नहीं समझोगे चीज़ों को, तो समझ में नहीं आएगी, किसी टीचर की नहीं आएगी। अगर इस सवाल को करना है तो मैंने अगर ये तरीका बताया तो दुनिया का प्रत्येक मास्टर ही आपको यही तरीका बताएगा, कोई नया तरीका नहीं है इसके अंदर, क्योंकि नया तरीका बना ही नहीं, यही तो तरीका। और कौन सा तरीका? तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है तो उसमें कैलकुलेशन करनी। अब सवाल होने में तो ये भी तो हो सकता है माइनस माइनस प्लस क्यों होगी, ये तो नियम है ना। मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से मैथमेटिक्स चलेगी, ना आपके हिसाब से चलेगी, ना मेरे हिसाब से चल सकती है। अब ऐसे दिए क्वेश्चन आपके, तो आपको कैसे पता लगा सर ये फॉर्मूला लगाना? तो ये तो बना दिया ना, मैं आपके तक पहुंचा रहा हूँ बातें, मेरे तक किसी ने पहुंचाई थी, मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। अब इनको समझिए, उनका स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। हाँ सब ऐसा क्वेश्चन आया, मुझे इस प्रकार की बातें करनी, ठीक है सर। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को अच्छी तरीके से पूरा वन शॉट समझ में आया होगा, चाहे घंटे भर का हो, चाहे 50 मिनट का। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वन शॉट को आज करेंगे यहीं ख़त्म। और हमने 2 चैप्टर कर लिए और आज है 4 जनवरी। कितनी जनवरी है? 4 जनवरी। और कल सुबह वीडियो आएगा आपके किसका? 3rd चैप्टर, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्लीट थ्योरी वन शॉट के अंदर। फिर उसी शाम को हमेशा ही क्या आएगी, लाइव क्लास आएगी, छोटे वाले क्वेश्चंस। फिर दूसरे दिन NCERT का पूरा सार संग्रह, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उनको बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। क्या आनंद आया कि नहीं आया आपको? बोलो सर। शानदार तरीके से चीज़ें क्लियर हुई ना? बिल्कुल सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। उम्मीद है वन शॉट आपको बहुत पसंद आया होगा, एक एक डाउट आपके क्लियर हुआ होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और शानदार तरीके से रिवीजन करते रहिए। कल मिलेंगे 3rd वाले चैप्टर का वन शॉट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।